नेक्स्ट टेस्ट ने बेटा आपके ना डिजाइन एप्टीट्यूड का पोर्शन ऐड किया है। तो जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में और बेटा पीएडी डिपार्टमेंट प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन डिपार्टमेंट में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इन दो डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बेटा डिजाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट ना मस्ट है। तो इसके बेटा 50% एमसीक्यू यानी कि 100 एमसीक्यू आपके ना डिजाइन एप्टीट्यूड के आएंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें ना आपको कंप्लीट डिटेल में और बड़ा कम्प्रीहेंसिव आपको जो है ना सारे तमाम लेक्चर्स कन्वे करने, आपने बड़ा एक्टिव होकर लिसन करना है। अच्छा बेटा, आपके ना तकरीबन डिजाइन एप्टीट्यूड में 5 आपके ना टॉपिक हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है डिजाइन फंडामेंटल्स एंड थ्योरी का। इसमें बेटा आपके ना यहाँ पर आपके 30% एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है विजुअल आर्ट्स एंड टेक्निक्स का। इसके में भी बेटा आपके 30% एमसीक्यूज आएंगे, और ये दो जो आपके पार्ट्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा केयरफुली आपने लिसन करना है। उसके बाद बेटा आपका तीसरा आपका टॉपिक आता है डिजाइन हिस्ट्री एंड कंटेक्स्ट। इसमें बेटा आपके 20% एमसीक्यूज आने हैं। उसके बाद बेटा आपका चौथा पार्ट आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ये बहुत आसान है, बस आपने केयरफुली लेक्चर को लिसन करना है, और साथ जो है उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, वो आपने करने हैं। इसमें बेटा आपके 10% एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आपका कंटेम्पोरेरी एंड इमर्जिंग प्रैक्टिसेस में बेटा आपके 10% एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है बेटा। अब ये आपके टोटल 5 पार्ट हैं। किसी स्टूडेंट्स को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप डिस्कस कर ले चैट बॉक्स में। बेटा सिर्फ और सिर्फ नस्ट के टेस्ट में ये डिजाइन एप्टीट्यूड का पोर्शन ऐड हुआ है। ठीक है, 50% यानी कि 100 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक, उसके अलावा बेटा और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए ये नहीं पोर्शन ऐड है। ठीक है। नस्ट के चारों टेस्ट में बेटा ये डिजाइन एप्टीट्यूड में से आपके 100 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आपकी जो है ना जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन, और आपकी ना संडे वाले दिन आपकी फंडामेंटल ये जो है डिजाइन एप्टीट्यूड की ना आपकी क्लास होनी है, बड़ी कम्प्रीहेंसिव। ठीक है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से लिसन करनी है। अच्छा बेटा, आगे हम ना स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ना जो टॉपिक आ रहा है, हम आज ना सिर्फ और सिर्फ इसके सब पार्ट्स ना दो आपके साथ हैं तकरीबन। अब हम जो है दो आज करेंगे। ठीक है, बड़े आसान आसान है, बस आपने केयरफुली लेक्चर लिसन करना है। बेटा मैंने स्टार्ट में बताया है कि नेक्स्ट टेस्ट में आप अगर आर्किटेक्चर और पीआईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिजाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट मस्ट है आपके लिए। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। पहला बेटा आपका टॉपिक आ रहा है डिजाइन फंडामेंटल्स एंड थ्योरी का। उसके सब पार्ट्स आगे तकरीबन आपके साथ हैं। पहला आपका टॉप पार्ट है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। उसके बाद आपका ना गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स है। उसके बाद बेटा फंडामेंटल नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनिंग सिस्टम्स है। उसके बाद बेटा आपका आ रहा है फ्लुएंसी इन यूज ऑफ डिजाइन वोकैबुलरी। उसके बाद बेटा परसेप्शन ऑफ कलर एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर थ्योरी। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल में एमसीक्यूज आने हैं। तो जो लेक्चर होगा वही सब कुछ आपका। उसके बाद बेटा प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, तो वो अपने लाजमी इन द नेचुरल वर्ल्ड पैटर्न्स इन नेचर हमारे पास होते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद बेटा एनालिसिस ऑफ विजुअल कंपोजिशन अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है। अब बेटा ये आपका पहला टॉपिक था, उसके सब पार्ट्स तकरीबन 7 है, और इनकी आगे डिटेल में आपके जो है ना टॉपिक्स आ रहे हैं, सब पार्ट्स हैं इनके भी। उसके बाद बेटा ये आपका दूसरा टॉपिक है, इसके पार्ट्स है, हम जब इसको करेंगे फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बेटा ये आपका तीसरा टॉपिक हिस्ट्री के वाले से है। उसके बाद बेटा आपका जो चौथा टॉपिक है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, विजुअल कम्युनिकेशन है। उस इसमें आपके टोटल सब पार्ट्स दो हैं। उसके बाद पांचवा आपका कंटेम्पोरेरी एंड इमर्जिंग पार्टिकल्स है, इसमें आपके सब पार्ट्स तीन है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पहले जो दो टॉपिक है ना, उसमें आपके तीन टॉपिक में सब पार्ट्स ज्यादा है। पहले में तकरीबन आपके 7 हैं, फिर दूसरे में 5 हैं, उसके बाद बेटा तीसरे में आपके फिर 5 हैं, उसके बाद बेटा चौथे में आपके 2, और पांचवे में बेटा आपके 3 है। बस यही आपका सिलेबस है। अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन फंडामेंटल्स एंड थ्योरी। हमारा जो पहला टॉपिक है हम उसको देखने लगे हैं। उसमें बेटा हमारे पास सब पार्ट्स में पहला हमारे पास पार्ट आ रहा है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? बेटा हमारे पास ना एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम अगर देखें ना कि हम ना ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, सर्कल है, इस तरह की जितनी भी शेप्स आ रही होती हैं, हम उनका ना अगर मिक्सअप कर लें ना, मिक्सअप करके हम उसकी एक ना आर्ट बना रहे होते हैं, एक डिजाइन बना रहे होते हैं।
यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास आ जाते हैं। तो वो उन सब को मिलाकर हम जो है ना एक आर्ट बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, एक विजुअल कंपोजिशन हम तैयार कर रहे होते हैं, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका ना यूज बहुत ज्यादा हम जो है, एक प्रोग्रामर ना जो हमारे पास डिजाइनर होता है वो बहुत ज्यादा इसका यूज करता है। ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा है ना आपका ना डिजाइनर जो होता है ना एक वो प्रिंसिपल का बड़ा यूज करता है। प्रिंसिपल ही असल जो है, जो प्रिंसिपल को डिजाइन करते को बड़ा फॉलो करना पड़ता है। तो हम वही प्रिंसिपल्स कुछ देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हम कंप्लीट इसके रिलेटेड देखते हैं। अच्छा बेटा, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आपके ना डिफरेंट हैं। अब बेटा आपका पहला जो है हमारे पास लाइन है। लाइन जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास ना दो डॉट को ना आपस में जब हम उसको मिलाते हैं तो फिर हमारे पास लाइन बनती है। ठीक है। तो ये इसके अलावा यहाँ पर डेफिनेशन, टाइप्स और फंक्शन है। इसमें ये बस आपने ना जो टाइप्स होंगी इनकी और जो आपके फंक्शन होंगे इनको नहीं भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। अच्छा, डेफिनेशन, आ लाइन इज अ कंटिन्यूअस मार्क मेड ऑन अ सरफेस ऑफ बाय अ मूविंग पॉइंट। कि दो आपके पास ना पॉइंट होते हैं। ठीक है, दो पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो वो एक लाइन बनती है। और जो पॉइंट को हम डॉट भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी है कि ये हमारे पास ना वेरी कर रहा होता है विथ में। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन भी दे रहा होता है, लेंथ भी हमारे पास ये दे रहा होता है लाइन। उसके बाद हमारे पास टाइप्स इसमें स्ट्रेट आपकी जहाँ टाइप आती हैं, कर्व्ड में आपकी लाइंस होती हैं, डॉटेड में आपकी लाइंस होती हैं और जिग जैग में होती हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा फंक्शन, लाइंस डिफाइन शेप्स। और लाइंस के हम मदद से शेप्स हम बना रहे होते हैं, हम जो है फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, हम जो है व्यूवर्स को जो है ना गाइड कर रहे होते हैं एरोस के थ्रू। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसमें जो है मूवमेंट के तौर पर भी यूज कर रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और हम कंपोजिशन में डेप्थ डालने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। बस ये आपने कुछ चीजें याद रखनी है। अच्छा बेटा, उसके बाद इमोशंस ऑफ लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करें, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं। बेटा इसमें बस यही है कि आपने ना अगर जाना आर्किटेक्चर पीआईडी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए मस्ट है, अदरवाइज नहीं है। बाकी जो जितने भी डिसिप्लिन है नस्ट के, उसके लिए डिजाइन एप्टीट्यूड मस्ट नहीं। लेकिन जो आपके डिजाइनिंग की फील्ड है उसके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। ठीक है। अब समझ लगा आपको? आईसीएस के लिए नहीं है ये। ठीक है। तो उसके लिए सीएस आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, बाकी जो है ना फील्ड्स आती हैं। पीआईटी भी कंप्यूटर की ही फील्ड है, तो वो आपको उसके लिए डिजाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट मस्त करना आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट ना इसके इमोशंस ऑफ लाइन देखते हैं। ये ना इसमें सेंटी टेस्ट में एमसीक्यूज आएंगे। इमोशंस ऑफ लाइन हमारे पास तरह तरह के होते हैं। देखा है, एक हमारे पास ना स्ट्रेट लाइन होती है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल होती है। अब हॉरिजॉन्टल का अपना जो है इम्पैक्ट होता है लाइन का, वर्टिकल लाइन का अपना एक इम्पैक्ट होता है और डायगोनल लाइन का अपना इम्पैक्ट होता है। हम जो है इसमें इम्पैक्ट देखेंगे, इमोशंस देखेंगे, कि फीलिंग्स देखेंगे लाइन के हवाले से। कि स्ट्रेट लाइन में आप इसकी फर्दर टाइप आ रही है, उसके बाद कर्व लाइन में क्या फीलिंग आती है, जिगजैग लाइन में क्या फीलिंग आती है। एक डिजाइनर का इन प्रिंसिपल्स का, इन रूल्स का बड़ा ख्याल रखता है। उसको ये ना अजबर जुबानी चीजें याद होती हैं, इसकी वजह से उनके डिजाइन बड़े रियलिस्टिक होते हैं। अगर आपने स्केचिंग देखी होगी ना तो उसमें आप देखिए कितनी ज्यादा उसमें रियलिस्टिक एक स्केचिंग और डिजाइनिंग होती है। वो क्यों होती है? इन्हीं रूल्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ना आपके अगर स्ट्रेट लाइन में देखें, उसमें हॉरिजेंटल, इस अब जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, वो काम, रेस्ट, स्टेबिलिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, ये बेटा इसको ना शो करी होती है। इसमें आपको ना काम फील हो रहा होता है, रेस्ट फील हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में बेटा आप ना स्ट्रेंथ को शो कर रहे होते हैं। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप ना कार का जो मीटर होता है ना, कार का या बाइक का, अगर हम कार के मीटर की बात करें, ठीक है, तो उसमें ना जब वो 90 डिग्री में पहुंच जाता है तो बड़ी वो स्पीड के साथ चलता है, कार चलती है।
उसके बाद जब वो आगे मूव करता है 90 से, तो वो कार तेज हो जाती है। तो ये ना बेटा स्टंट को और ग्रोथ को शो कराता है बेसिकली। तो ये ग्रोथ में ही तो आ रहा होता है, स्टंट में आ रहा होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन हमारे पास यूज हो रही होती है। अब समझ लगा, ये कार में जो मीटर में जो सुई लगी होती है बेटा, वो हमारे पास जब 90 डिग्री में आती है, उन्होंने ये एंगल किस तरह से किए हैं, वो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए उन्होंने हमारे पास कार का मीटर बनाया हुआ है। अब समझ लगी कि डिफरेंट जितनी भी हमारे पास चीजें हो रही थी डिजाइनिंग के रिलेटेड, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए होती हैं। अब वर्टिकल में हमारे पास स्टैंड हमारे पास शो कर रहा होता है, स्टैंड फील हो रहा होती है। ग्रोथ का हम इसमें देख रहे होते हैं, एम्बिशन और डिग्निटी। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास डायगोनल लाइंस है, जो कि हमारे पास मूवमेंट, एक्शन, एक्साइटमेंट, टेंशन, एनर्जी के तौर पर हमारे पास ना आती हैं। उसके बाद बेटा कर्व लाइंस हमारे पास होती हैं, जो कि फ्लो, सॉफ्टनेस, कंफर्ट, रिलैक्सेशन और ग्रेस के तौर पर हमारे पास जो है ना इसका यूज आता है। उसके बाद जिगजैग लाइंस होती हैं इस तरह की, ये वेव मूवमेंट्स में। ठीक है, जिगजैग लाइंस हमारे पास इस तरह की होती हैं। ठीक है, तो जिगजैग लाइंस हमारे पास चेओस, एक्साइटमेंट, नर्वस एनर्जी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी और एग्रेशन। अच्छा बेटा, ये ना जो इमोशंस है ना, आगे इसके सब पास तकरीबन 7 तक हैं। ठीक है, या 8 तक। अब इसके ना अपने इमोशन जो होंगे ना, वो आपने बड़े अच्छे से याद करने। इसमें सैनिटी टेस्ट में एमसीक्यूज लाजमी 2-3 तक आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद बेटा आपके थिक लाइंस आती हैं, जो कि पावर, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस, एम्फेसिस के तौर पर यूज हो रही हैं। उसके बाद बेटा थिन लाइंस आपकी आ रही होती हैं, जो कि डेलिकेसी, एलिजेंस और फ्रैक्टिलिटी एंड सेंसिटिविटी के तौर पर यूज हो रही होती हैं। और ब्रोकन लाइंस हमारे पास होती हैं, जो कि ब्रोक होती हैं, यानी कि यहाँ पर एक लाइन लगी, डैश लगा, फिर हमारे पास स्पेस बीच में, फिर डैश, फिर स्पेस बीच में, फिर डैश, वो हमारे पास ब्रोकन लाइंस आएंगी, जो कि अनसर्टेनिटी, डिस्कनेक्शन है ना, वो हमें जो है यूज हो रही होती हैं और शो करी होती हैं। अच्छा बेटा, आपको जो ये यहाँ पर लाइन का सारा समझ लग गया कंसेप्ट, और उसके जो मोशन समझ लग गए हैं, नेक्स्ट मूव करें, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। अच्छा बेटा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेप आती है। ये बड़ी ना, आपने बस वन टाइम ये चीजें याद रखनी है, याद हो जाती हैं। शेप हमारे पास क्या होती हैं? अब बेटा एक पॉइंट से मैं इसको ना अब यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। शेप हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है, एक पॉइंट से एक आपने ना यहाँ से ड्रा करना स्टार्ट किया है, और यहाँ से आपने इसको ना क्लोज कर दिया है। तो एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, और उसी पॉइंट पर आपने उसको क्लोज कर दिया, तो ये एक बन जाती है शेप। तो शेप हमारे पास होती है 2D डिमेंशन में। ठीक है बेटा, और उसके बाद हमारे पास जो है ये फ्लैट एरिया डिफाइंड बाय बाउंड्रीज। यहाँ पे हमारे पास बाउंड्रीज को भी ये क्या करी होती हैं, शो करी होती हैं, शेप। उसके बाद बेटा टाइप्स, इसकी काफी तरह की टाइप्स होती हैं, बहुत ज्यादा इनकी भी डिटेल है, लेकिन इतना हमने ब्रीफली नहीं इसमें जाना। शेप्स कैन भी जियोमेट्रिक होती हैं, हमारे पास शेप्स होती हैं। उसके बाद स्क्वायर, सर्कल्स, ट्रायंगल्स जियोमेट्रिक में आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके बाद ऑर्गेनिक शेप होती है। ऑर्गेनिक मीन के आपके जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, या जितने भी हमारे पास इस तरह के प्लांट्स हैं, वो ऑर्गेनिक शेप में आ रहे होती हैं। उसके बाद बेटा आपकी फ्री फॉर्म शेप होती है, नेचुरल शेप्स होती हैं, और एक आपकी ना अब्स्ट्रैक्ट शेप होती है, जिसमें ऑर्गेनिक शेप और आपका जो है सिंपल नेचुरल शेप्स का मिक्सअप होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास शेप की रेट है, आपने बस इसकी टाइप से याद रखनी है। और फंक्शन इसका देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। शेप्स हेल्प क्रिएट अ सेंस ऑफ स्पेस एंड स्ट्रक्चर इन द डिजाइन। ठीक है, ये हमारे पास ना एक सेंस को क्रिएट कर रहा होता है, और जो है हमारे पास स्पेस भी, सेंस ऑफ स्पेस को जो है, और एक स्ट्रक्चर को डिजाइन के अंदर, उसके लिए जो है ना ये क्रिएट कर रहा होता है। और शेप का बड़ा एक रोल होता है डिजाइन के अंदर। ठीक है।
अच्छा बेटा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। दे कैन रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास जो है ऑर्गेनिक यानी कि प्लांट्स, और आपके जो नेचुरल शेप्स होती हैं वो मिक्सअप होती हैं। नेचुरल में आपके जो है जितने भी आपके जो आपके जो यहाँ पे वेदर हैं वो सारे नेचुरल में आ रहे होते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास शेप्स की इमोशंस हैं। इमोशंस देखते हैं, हमारे पास जियोमेट्रिक शेप्स होती हैं, वो उसके फर्दर हमारे पास हैं स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स हमारे पास होता है। अब इसकी क्या फीलिंग है वो हम देखते हैं। जो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑर्डर और रीड, यहाँ पे रिलायबिलिटी, स्ट्रक्चर और बैलेंस को जो है हमें ये शो कर रहा होता है। और ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होता है, टेंशन, डायरेक्शन, हमारे पास डायनामिज्म, एक्शन, एग्रेशन को शो कर रहा होता है। उसके बाद सर्कस हमारे पास है यूनिटी, एंटेनिटी, होलीनेस हमारे पास है, हार्मनी और सिक्योरिटी के तौर पर। जो सर्कस हमारे पास होता है मोस्टली इनका इसी तरह का यूज होता है डिजाइन के अंदर। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं जो कि हमारे पास नेचुरलनेस होती हैं, ठीक है, नेचुरलनेस। उसके बाद बेटा आपकी स्पॉन्टेनिटी होती है, उसके बाद रिलैक्सेशन है, फ्रीडम है, उसके बाद आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है, इसमें आ रही होती है। उसके बेटा अब्स्ट्रैक्ट शेप्स होती हैं जिसमें मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक आपकी नेचुरल जो शेप्स होती हैं वो उनका मिक्सअप होता है उनमें, ठीक है। जैसे कि आपने एक फेस बनाया है, उसके नीचे आपने डिफरेंट किस्म के प्लांट्स कर दिए हैं, तो ये आपकी ना एक एब्स्ट्रैक्ट आपकी जो है ना शेप बन जाएगी। उसके बाद इसमें एब्स्ट्रैक्ट शेप्स की फीलिंग्स इमोशंस देखें। अब यहाँ पर जो क्रिएटिविटी के तौर पर, इमेजिनेशन के तौर पर, मॉडर्निटी के तौर पर, मिस्ट्री के तौर पर और क्यूरियोसिटी के तौर पर इसका एब्स्ट्रैक्ट शेप का ना यूज हो रहा होता है डिजाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा जो डिजाइनर होते हैं ना, उन्होंने ऑर्गेनिक शेप, एब्स्ट्रैक्ट शेप, सिमेट्रिक शेप, इनके रिलेटेड एक एक नहीं बल्कि कई कई 10 उन्होंने जो है ना आर्ट बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये बस आपने बस इनका याद रखना है कि इनका इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, फंक्शन क्या है, बस। उसके बाद बेटा आपकी सिमेट्रिकल शेप्स हैं। सिमेट्रिकल शेप में ऑर्डर होता है, बैलेंस होता है, फॉर्मेलिटी होती है, हार्मनी और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी एसिमेट्रिकल शेप्स होती हैं जिसमें आपकी यूनिकनेस आ जाती है, प्लेफुलनेस आ जाती है, मूवमेंट, इंटरेस्ट और मॉडर्निटी आ जाती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आ रहा है, ये भी शेप की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें है डिफरेंस। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। किसी स्टूडेंट्स की कोई क्यूरीज तो नहीं, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म। फॉर्म बेसिकली ना हमारे पास शेप में हम ना इसमें जो फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, जैसे हम एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और 80 पर हमने इसको क्लोज किया। अब यहाँ से ना, यहाँ से हमने जो है इसकी एक ने यहाँ पर फॉर्म बना दी, तो ये अब एक फॉर्म बन जाती है। जैसे कि अगर हम डिब्बे की बात करें तो डिब्बा कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास। जो डिब्बा, आपका डिब्बा जो होता है ना, जो बॉक्सेस होते हैं आपके शूज के, वो इस तरह से बनते हैं। ये आपका बॉक्स बन गया, ये ले। ठीक है, ये आपका जो है ना बॉक्स बन गया। ये बॉक्स लग रहा है आपको? ये हमारे पास फॉर्म होती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब एक फॉर्म है। ये हमारे पास जो ये सर्कल है ना, सर्कल ये 2D डिमेंशन में आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म नहीं है, ये हमारे पास फॉर्म है। अब सब लगा फॉर्म करता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि डिब्बा हमारे पास क्या है, किस डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ठीक है। फॉर्म हमारे पास 3 डायमेंशन में होती है। शेप्स दैट है वॉल्यूम एंड डेप्थ, जो कि हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा ले रहा होता है, स्पेस, या वॉल्यूम मीन के स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा होता है। अब ये डिब्बा हमारे पास कंप्लीट लग रहा है, अब इसमें कितनी ज्यादा उसने स्पेस जो है ना, वॉल्यूम उसने ना लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके जो हमारे पास टाइप्स होती हैं फॉर्म्स की, फॉर्म्स कैन भी हमारे पास ज्योमेट्रिक क्यूब्स और स्पेस हमारे पास और ऑर्गेनिक आ रही होती हैं इसमें। इसका हमारे पास जो फंक्शन हम देखें ना, तो फंक्शन में बेटा फॉर्म मेक्स ऑब्जेक्ट अपीयर मोर रियलिस्टिक इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एडिंग डायमेंशन एंड वेट टू आवर डिजाइन, ठीक है। तो वही तमाम बातें वो कह रहा है कि जो हमारे पास इसमें वेट होता है, वॉल्यूम का यूज, स्पेस का यूज करा होता है। इमोशंस हम देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद बेटा हमारे पास इमोशंस तरह तरह के होते हैं फॉर्म के भी। बेटा ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं जिसमें आपके प्लांट्स, पौधे होते हैं ना आपके, जितने भी दरख्त होते हैं उनको, वो हमारे पास ना आ रहे होते हैं ऑर्गेनिक शेप में, ठीक है। और ऑर्गेनिक शेप में हमारे पास ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं।
ठीक है। अच्छा बेटा, हमारे पास फॉर्म की ना फीलिंग्स को देख लेते हैं, इमोशंस को देख लेते हैं। इमोशंस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है, जिसमें से एमसीक्यूज आपके एंटी टेस्ट में आएंगे और इसके 100 मार्क्स है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें बेटा आपके इमोशंस में से लाजमी आने हैं। तो ये जितनी भी इमोशंस हैं, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, हम फॉर्म की ना देख लेते हैं, डिफरेंट इमोशंस इसके आ रहे हैं। पहला आपका रियलिस्टिक फॉर्म आ रहा है, फेमिलियरिटी, कंफर्ट, आपका रिलेटेबिलिटी, उसके बाद रिलायबिलिटी और आपका नेचुरलिज्म आ रहा है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है जो कि इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और ओपननेस, मॉडर्निटी और अनफेमिलियरिटी के तौर पर होता है। और थ्री डी फॉर्म्स होते हैं जो कि डेप्थ हमारे पास उसको क्रिएट करने के लिए टेंजिबिलिटी, रियलिज्म और प्रेजेंस वेथ के तौर पर आपका आ रहा होता है। उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें बेटा सिंपलिसिटी होती है, आपकी मिनिमलिज्म होता है, उसके बाद मॉडर्निटी होती है, क्लैरिटी होती है और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है। उसके बाद बेटा डायनामिक फॉर्म्स होती हैं जो कि एनर्जी, मूवमेंट, आपकी फ्लूइडिटी और उसके बाद बेटा आपके लाइवलीनेस के तौर पर होती हैं और एक्साइटमेंट के तौर पर होती हैं। ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है, डायनेमिक शेप्स। उसके अलावा हमने पहले अभी पढ़ी थी ओवल शेप पढ़ी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टैटिक फॉर्म्स आ रहे हैं, स्टेबिलिटी, काम, स्टिलनेस और आपकी जो है परमानेंस। उसके बाद आपकी जो है ग्राउंडीनेस के तौर पर आ रही होती हैं। अच्छा बेटा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रही है स्पेस। अच्छा, स्पेस ना हमारे पास ना डिजाइन करते वक्त, आर्ट करते वक्त ना, जो स्पेस होती है वो आपकी पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव स्पेस भी होती हैं। पॉजिटिव स्पेस वो होती हैं कि जिसमें आप, मैं समझाता हूँ, जैसे हमारे पास ना एक ये पेज है। ठीक है, ये हमारे पास ना एक पूरा पेज है, ये देख, ये हमारे पास एक स्पेस है, पेज है। ठीक है, उसमें हमने अब अगर हम एक बॉक्स बनाए ना, उसमें हम एक बॉक्स अगेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हम इसको जल्दी से बना लेते हैं। ये हमारे पास नहीं का एक डिब्बा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिब्बा, इसकी जहां तक इसकी जो स्पेस जा रही है ना, ये हमारे पास जो इसने स्पेस यूज की हुआ है, ये हमारे पास पॉजिटिव स्पेस में आएगी। और जो बाकी की स्पेस होती है वो हमारे पास नेगेटिव स्पेस में आ रही होती है। अब समझ लगा स्पेस की जो है ना टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ। और जो स्पेस होती है, जो कि एरिया होता है, कोई भी जो आपके पास जो अराउंड एरिया, ये पूरा, पहले तो ये हमारे पास जो स्पेस है ना, तो ये तो पूरा एरिया था ना भाई, इसमें कुछ भी नहीं हमने जो है, इसमें हमने कुछ भी राइट नहीं किया, हमने कुछ भी डिजाइन नहीं किया, तो ये हमारे पास एक पूरा एरिया होता है स्पेस में। और जब उसमें हम डिजाइन कर दें, तो उसके बाद जितना वो हमने डिजाइन किया होता है वहां तक वो उसकी पॉजिटिव स्पेस होती है, बाकी जो बचे वो आपकी नेगेटिव स्पेस होती हैं। और एक अच्छा आर्ट और डिजाइनर वही होता है जिसने नेगेटिव स्पेस का कम से कम यूज किया हो। नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव पॉजिटिव स्पेस आपकी इक्वल भी हो तो डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। अगर पॉजिटिव स्पेस ज्यादा हो और नेगेटिव स्पेस भी उसमें हो है, जिसका बहुत ज्यादा यानी कि आपके पॉपुलर होता है। अच्छा बेटा, स्पेस हमारे पास रेफर्स टू द एरिया अराउंड, बिटवीन और विद इन एलिमेंट्स होता है। उसके बाद बेटा आपके स्पेस की टाइप्स आ जाती हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव स्पेस होती हैं और आपकी नेगेटिव स्पेस होती हैं। पॉजिटिव स्पेस वो होती हैं जिसमें हमारे पास जो है एलिमेंट्स फील्ड होते हैं। नेगेटिव नेगेटिव स्पेस होती हैं कि जो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स नहीं होती, यानी कि हमारे पास जो है जिसमें हमारे पास खाली स्पेसेस होती हैं, वो हमारे पास नेगेटिव स्पेस होती है। उसके बाद बेटा फंक्शंस का देखते हैं। स्पेस इम्पैक्ट्स द बैलेंस एंड फोकस ऑफ अ डिजाइन। ठीक हो गया, नेगेटिव स्पेस हेल्प्स प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग एंड इनहेंसेस रीडेबिलिटी। अब आगे ना हमने गेस्टॉल्ट का पढ़ना है, तो उसमें बेटा नेगेटिव स्पेस का ना अब बड़ा एक रोल होता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इमोशंस और स्पेस देख लेते हैं। कि हमारे पास जो पॉजिटिव स्पेस होती हैं वो क्लोजनेस, हमारे पास इंटीमेसी, फोकस, इंटेंसिटी और वार्मथ के तौर पर यूज हो रही होती है। नेगेटिव स्पेस हमारे पास होती हैं जो कि ओपननेस, हमारे पास फ्रीडम, आइसोलेशन, कॉमनेस। उसके बाद बेटा आपकी सिंप्लिसिटी और बैलेंस के तौर पर यूज हो रही होती हैं। उसके बाद बेटा क्राउडेड स्पेस आपकी हैं टेंशन, एक्साइटमेंट, इंटेंसिटी, chaos और क्लोजनेस के तौर पर। ओपन स्पेस आपके आ जाती हैं जो कि रिलैक्सेशन, आपकी स्पेशलनेस, उसके बाद फ्रीडम, पीस और क्लैरिटी के तौर पर होती हैं। उसके बाद डीप स्पेस होती हैं जो कि मिस्ट्री, एक्सप्लोरेशन, जर्नी और आपके वास्टनेस, उसके बाद एम्बिशन के तौर पर यूज होती हैं। उसके बाद बेटा आपकी शैलो स्पेस होती हैं जो कि इंटीमेसी, क्लोजनेस, कंफर्ट और डायरेक्टनेस के तौर पर होती यूज हो रही होती हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू तो नहीं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। बस हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका लेक्चर इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट्स तक वाइंड अप हो जाएगा।
ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। टेक्सचर हमारे पास क्या होता है? अब टेक्सचर को अगर हम देखें, आपने ना बर्तन देखे हैं मिट्टी के, जो कि फर्नेस में गर्म किए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म की ना डिजाइनिंग की होती है, और वो हम उस पर हाथ जब लगाते हैं ना, तो वो हमें ना बड़ी उबरी उबरी लगती हैं, हमें फील होती हैं। वो हमारे पास फिजिकल टेक्सचर होती हैं, ठीक है। और एक सरफेस टेक्सचर होती हैं, ठीक है। सरफेस मीन के मैं ना, अगर ये यहाँ पर जो ये एक डिजिटल हमारे पास टेक्सचर होती है, और एक होती है हमारे पास फिजिकल टेक्सचर। फिजिकल वो होती है जिनको हम हाथ लगाते हैं हमें फील होती हैं, और जो हमारे पास डिजिटल टेक्सचर होती है जो वो हमें फील नहीं होती हैं, ठीक है, आप समझ लगी। अब यहाँ पर टेक्सचर डिस्क्राइब द सरफेस क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा खूबसूरती के तौर पर यूज होती है। आपको पता है पुराने जमाने में, ठीक है, आप जब जाएंगे, ठीक है, आप जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के दौर को देखेंगे ना, उसमें ना जो डिजाइनर और जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट, वो डिजाइनर का सबसे बड़ा जो काम, उनकी मेहनत देखी जाती है, वो देखी जाती थी कि उनमें टेक्सचर कितना ऐड होता था, ठीक है बेटा, तो उसके तौर पर वो जाने जाते थे। और उसके अलावा जो वो और वो अपने डिजाइनर में जो है ना, आप अपने हाथ का ना थंबनेल भी लगाते थे डिजाइन करते वक्त। तो टेक्सचर ना बेटा यहाँ पर ना पहले बड़ा यूज होता था, और अब ये मोस्टली खत्म हुआ पर है, लेकिन ये है कि इसका बहुत ज्यादा यूज है अभी भी। अच्छा बेटा, टेक्सचर डिस्क्राइब द सरफेस क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेक्टाइल, फिजिकल और विजुअल परसीव्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स हैं इसकी, रफ है, स्मूथ होती हैं, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, ग्लोसी, ऐसा का वही जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद फंक्शन आपका टेक्सचर एड डेप्थ एंड इंटरेस्ट टू डिजाइन, ठीक है, जो कि हमारे पास डेप्थ और इंटरेस्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है डिजाइन में, मेकिंग इट फील मोर आपके टेंजिबल एंड रियल, इट कैन कन्वे अ स्पेसिफिक फीलिंग और मोड। ये हमारे पास ना बहुत ज्यादा एक ये बहुत ज्यादा इसका रोल होता है फीलिंग और मूड को ना बहुत ज्यादा ये जो है इसको तब्दील करता है और बेहतर करता है। अच्छा बेटा, हमारे पास इमोशंस है टेक्सचर के। अच्छा बेटा, इमोशन देखते हैं कि स्मूथ टेक्सचर हमारे पास होता है जिसमें इमोशंस हमारे पास होती हैं, काम होती है, एलिजेंस होता है आपकी जो है यहाँ पर, रिफाइनमेंट होती है। उसके बाद बेटा आपकी सोफिस्टिकेशन होती है, क्लीनेस होती है, मॉडर्निटी होती है, एसोसिएशंस हमारे पास देखते हैं उसमें। उसमें आपकी जो है स्लीक सरफेसेस होती हैं। उसके बाद पॉलिश फिनिशेस होती हैं, आपके कंटेम्परेरी डिजाइन होते हैं। अब रफ टेक्सचर में अगर हम देखें ना, तो हमारे पास रफ टेक्सचर यानी कि स्मूथ और डिजिटल में आ जाएगा। रफ हमारे पास जो हमारे उभरा उभरा आपको कह रहा था ना डिजाइन होता है, वो हमारे पास है। उसमें इमोशंस को देखेंगे और एसोसिएशंस को देखेंगे। इमोशंस हमारे पास टफनेस है, हमारे पास रगडनेस है, उसके बाद हमारे पास जो है वार्मथ है, आपका नेचुरलनेस है, ठीक है, नेचुरलनेस है, उसके बाद आपका सर्टेंट है, अर्थनेस है। उसके बाद एसोसिएशंस में अगर हम देखें, आपका आउटडोर इन्वायरमेंट आ रहा है, उसके बाद आपका रस्टिक एस्थेटिक्स आ रहा है, उसके बाद आपका रॉ मटेरियल्स आ रहा है इसमें। सॉफ्ट टेक्सचर को अगर हम देखें तो इसमें इमोशंस को अगर हम देखें तो उसमें कंफर्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका वार्मथ आ रहा है, आपका अप्रोचेबिलिटी आ रहा है, उसके बाद आपका रिलैक्सेशन आ रहा है, आपका जेंटलनेस आ रहा है। एसोसिएशंस में अगर हम देखें तो उसमें आपका फैब्रिक्स आ रहा है लाइक कॉटन और वूल, ठीक है। उसके बाद आपका प्लश सरफेस आ रही है, उसके बाद आपकी कोजी स्पेसिस आ रही हैं। हार्ड टेक्सचर में अगर हम देखें ना, तो उसमें हमारे पास इमोशंस को वो देखा जाए तो वो सर्टेंट आ रहा है, आपका ड्यूरेबिलिटी आ रहा है, उसके बाद बेटा आपका रिजिडिटी आ रहा है, आपका परमानेंस आ रहा है, उसके बाद आपका फॉर्मेलिटी आता है। एसोसिएशन में अगर देखा जाए तो स्टोन, मेटल, कंक्रीट एंड अदर सॉलिड मटेरियल्स आ रहा है। कंक्रीट हमारे पास सीमेंट हो जाएगा, मेटल स्टोन का आपको पता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब ये मेरे ख्याल लास्ट टॉपिक है। अच्छा बेटा, ग्लोसी टेक्सचर में हमारे पास अब इसके मजीद हैं। इमोशंस को देखा जाए तो इसमें लग्जरी, आपका मॉडर्निटी, आपका बोल्डनेस, आपका एनर्जी, वाइब्रेंसी आ रहा है। उसके बाद एसोसिएशन में अगर देखा जाए तो शाइनी सरफेसेस आ रहे हैं लाइक ग्लास, आपका पॉलिश मेटल्स आ रहा है, हाई टेक फिनिशेस आ रहा है, उसके बाद आपका मेट टेक्सचर आ रहा है। इमोशंस में देखा जाए तो उसका आपका सबटेलिटी आ रहा है, उसके बाद आपका सोफिस्टिकेशन आ रहा है, कोई क्वाइटनेस आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट आ रहा है। उसके बाद एसोसिएशंस में अगर देखा जाए, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आ रहा है, आपका मटेड एस्थेटिक्स आ रहा है, उसके बाद आपका मिनिमलिज्म आ रहा है। उसके बाद आपका ग्रेनी टेक्सचर में आते हैं, उसमें इमोशंस को देखा जाए तो आपके ग्रेटनेस आ रहा है, आपका ऑथेंटिसिटी आ रहा है, नोस्टैल्जिया आ रहा है, ठीक है, नोस्टैल्जिया आपका, ठीक है। ये सारे ना आपके ये प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद आपका इम्परफेक्शन आ रहा है, उसके बाद आपका नेचुरलिज्म आ रहा है। एसोसिएशंस में कहा जाए तो सैंड है आपका, आपका अनपॉलिश वुड है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, विंटेज स्टाइल्स हैं। ये ना बहुत ज्यादा
है। उसके बाद बेटा आपका फ्यूरी एंड और फ्यूजी टेक्सचर आ रहा है। इमोशंस में देखा जाए वार्मथ, आपका कोजीनेस, कंफर्ट, प्लेफुलनेस, अप्रोचेबिलिटी आ रहा है। एसोसिएशन में देखा जाए तो आपका फ्यूर है, फेल्ट है, विंटर क्लोथिंग, आपका कंफर्टिंग एनवायरमेंट आ रहा है। अब आपका मेटालिक टेक्सचर में देखा जाए तो उसमें बेटा इमोशंस को देखें तो सर्टेन, लग्जरी, इंडस्ट्रियल क्वालिटी, कोल्डनेस, आपका मॉडर्निटी आ रहा है। एसोसिएशंस में देखा जाए तो स्टील, क्रोम, रिफ्लेक्टिव एंड कूल सरफेसेस, हाई एंड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। इसके काफी सारे जो नेम्स ही आपके ना वाजी हो रहे हैं, तो ये अपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद बेटा आपके तीन को और हैं। आपका वेलवेटी टेक्सचर आ रहा है, इमोशंस में लग्जरी, एलिगेंस, वार्मथ, सॉफ्टनेस, रिचनेस आ रहा है। एसोसिएशंस आपका वॉल्वेट फैब्रिक, प्लस इंटीरियर्स, उसके बाद आपका रिफाइंड स्पेसिस आ रहा है। उसके बाद बेटा आपका जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और ट्रांस ट्रांसलेंट ट्रांससेंट आपका टेक्सचर आ रहा है। उसके बाद इमोशंस में देखा जाए तो लाइटनेस, ओपननेस, माइस्ट्री आपका आ रहा है, इथेरिटी आ रहा है। उसके बाद आपका क्लीननेस आ रहा है। उसके बाद एसोसिएशन में अगर देखा जाए तो ग्लास, आपका शेयर फैब्रिक्स आ रहा है, वाटर है, मॉडर्न है एंड एयरी डिजाइन आ रहे हैं। बम्पी और आपका इम्बोस टेक्सचर में देखें तो इमोशंस में अगर देखा जाए तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपका टेक्टिलिटी आ रहा है, बोल्डनेस आ रहा है, यूनिकनेस। और एसोसिएशंस में देखा जाए तो इम्बोस पेपर आ रहा है, आपका ब्रेली आ रहा है, सरफेसेस आ रहा है, डैट इन वाइट टच, ठीक है। अच्छा बेटा, हम ये इमोशंस हमने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरे पास कलर है। कलर में हम देखें ना तो कलर हमारे पास ना एक जो एक आर्ट होता है ना, जो डिजाइनर होता है, उसके आर्ट में और उसके डिजाइन में जान डाल देता है। कलर का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, कलर के बगैर तो जो डिजाइन किसी काबिल नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना कलर को देखें तो कलर इज अ विजुअल perception determined by the spectrum of light reflected or emitted by objects, ठीक है। कंपोनेंट्स को देखें तो आपके है यू द कलर इट्स अ वैल्यू लाइटनेस और डार्कनेस। अब जाहिर सी बात है कि हम ना कलर्स का यूज करते वक्त, डिजाइनर जो होता है ना कलर का यूज करते वक्त, कहीं में वो लाइट कलर यूज करेगा, कहीं में वो कहीं जगह वो डार्क कलर यूज करेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो शाइनेस होती है ना, अब जाहिर सी बात है, देखें अगर एक प्रोडक्ट है ना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे एक आपको लाइक वाइज कोई भी एक प्रोडक्ट है, हम ले लेते हैं समथिंग लाइक कि आपका यहाँ पर जो है एक हम जो है सिंपल कोई भी आपका चले लेटर बना लेते हैं, ठीक है, या जो भी है। अब यहाँ पर आप सिंपल लाइट अगर यहाँ से आ रही है ना तो शाइनेस आपकी यहाँ पर शो होगी। तो डिजाइनर जो आपका लाइट कलर कौन सा यूज करेगा शाइनेस के तौर पर, वो आपका ना व्हाइट कलर यूज करेगा, ठीक है। व्हाइट कलर यूज करके आपकी शाइनेस लाएगा। उसके बाद आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट का, हर एक डिजाइन का ना आपका जो है शेडो भी होता है। तो डिजाइनर ना, आपने देखा होगा कि आर्ट में, स्केचिंग में उन्होंने ना यहाँ पर जो है ना शैडो भी बनाए होते हैं, ठीक है, शैडो भी बनाए होते हैं, ठीक है। शैडो हमारे पास इस तरह से, आप अब यहाँ पे शैडो तीन चार तरह किस्म के होते हैं, तो यहाँ से इस तरह करके शेडो कर लें या इस तरह करके आप शेडो कर लें, तो शेडो के ना यहाँ पर आप हर किसी भी मेथड को फॉलो करते हुए शेडो कर सकते हैं। तो इसमें समझने वाली ये चीज थी कि जो हमारे पास ना, हमारे पास ना जो कोई भी एक प्रोडक्ट होता है ना, उसमें हमारे पास शेडो लाजमी होता है, ठीक है। और इसके अलावा अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, कंपोनेंट्स हमने देख लिए, फंक्शन को देखते हैं। कलर कैन इवोक मोशंस, क्रिएट्स एम्फेसिस एंड एस्टेब्लिश हायरार्की, ठीक है। कलर थ्योरी प्रिंसिपल्स, कंप्लीमेंट्री एनालॉजीज और हेल्प डिजाइनर्स चूज इफेक्टिव कलर स्कीम्स। आगे इमोशंस देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने इमोशंस पर इंपॉर्टेंट है। इमोशंस देखते हैं, हमारे पास तरह तरह के कलर्स हैं, उनके इमोशंस को देखेंगे। अब बेटा ये केयरफुली लिसन करें। रेड कलर का हमारे पास यूज होता है कि जो एनर्जी, पैशन, आपका अर्जेंसी, आपका एक्साइटमेंट, लव, डेंजर और पावर के तौर पे यूज हो रहा होता है रेड कलर। उसके बाद ब्लू कलर आपका यहाँ पर काम, ट्रस्ट, प्रोफेशनलिज्म, सैडनेस, स्टेबिलिटी और आपका ट्रैंक्विलिटी इसके तौर पर यूज है। येलो कलर का आपका बेटा हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, वार्मथ, आपका केयरफुलनेस, उसके बाद आपका क्वेश्चन, उसका आपका अलर्टनेस आपके तौर पे यूज है। ग्रीन कलर का बेटा आपका पीस, नेचर। अब देखें जो ग्रीनरी होती है ना, आपके जो गार्डन होते हैं, वो किस किस कलर में होते हैं, आपके ग्रीन कलर में होते हैं, उसको देखा हमें
पीस फील होता है ना, तो हर कलर का अपना अपना ना एक पर्पस होता है, ठीक है। अब डिजाइनर में करते वक्त अब गार्डन में वो ग्रीन कलर ही यूज किया जाएगा, तो उसके अपनी फीलिंग्स होती है। अब बेटा हमारे पास ग्रीन कलर में देखा जाए तो पीस है, नेचर है, ग्रोथ है, हेल्थ है, हार्मनी है, सेफ्टी है, रिन्यूएबल है, ठीक है। उसके बाद पर्पल को देखा जाए तो लग्जरी, माइस्टरी, ठीक है। उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, आपकी सोफिस्टिकेशन, एम्बिशन आ रहा है। ब्लैक कलर को देखा जाए तो सोफिस्टिकेशन, आपका पावर, आपका एलिजेंस, माइस्टरी, आपका सीरियसनेस, आपका डेप्थ। इसमें डेप्थ आने के तौर पर ज्यादातर यूज हो रहा होता है ब्लैक कलर का, जो हम शेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे मूव करते हैं व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर बेटा प्योरिटी, सिंपलिसिटी, क्लीननेस, आपका इनोसेंस, आपका क्लियरिटी और आपका एम्प्टीनेस के तौर पर यूज हो रहा होता है। उसके बाद बेटा ऑरेंज कलर को देखा जाए तो एनर्जी, एंथुसियाज्म, आपका फ्रेंडलीनेस, ठीक है। उसके बाद आपका वार्मथ, आपका प्लेफुलनेस, आपका चेयर केयर के तौर पे यूज होता है। आगे हम देखते हैं कि पिंक कलर को, पिंक कलर फेमिनिटी के तौर पर है, आपका रोमांस के तौर पर, उसके बाद सॉफ्टनेस के तौर पर, काइंडनेस के तौर पर, आपका स्वीटनेस के तौर पर, आपका यूथफुलनेस के तौर पर यूज है। उसके बाद बेटा ग्रे कलर हमारे पास आ रहा है, न्यूट्रलिटी आ रहा है, उसका काम आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, सोफिस्टिकेशन आ रहा है, कंजर्वेशन आ रहा है, फॉर्मेलिटी आ रहा है, ब्राउन। उसके बाद ब्राउन कलर को देखते हैं, अर्थनेस आ रहा है, आपका रिलायबिलिटी आ रहा है, वार्मथ आ रहा है, कंफर्ट, स्टेबिलिटी और नेचुरलनेस आ रहा है। अच्छा बेटा फौरन से नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बेटा बस यही आपका लास्ट टॉपिक है। वैल्यू बेटा, वैल्यू ना वो ही हमारे पास सिंपल है कि जिसमें हमारे पास ना, अगर हम एक डिजाइन को देखते हैं, जैसे हम एक अर्थ बनाते हैं, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल में हमारे पास ना अर्थ आ गया। अब यहाँ से ना आपका रोशनी आ रही है, सन की ना रोशनी यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब हम जो है ना डोर से अगर एक डिजाइन बना रहे हैं है ना, तो यहाँ पे हम जो डोर लगाएंगे ना, डोर से डिजाइन बनाएंगे, वो हम यहाँ पर ना डोर कम लगाएंगे। अब वो किसको शो करेगा, यहाँ पे जो है ना रोशनी को शो करेगा। अब यहाँ पर हम जो है बहुत ज्यादा करीब करीब में हम जो है ना डोर लगाएंगे इस पूरे सरफेस में, बहुत ज्यादा करीब करीब, तो वो किसको शो करेगा, यहाँ पे शेडो को भी शो करेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास ना इसका है यूज। और वैल्यू में हम जो है ना लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर को देख रहे होते हैं। फंक्शन इसका है कि वैल्यू एज कंट्रास्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है, आपका एम्फेसिस के तौर पर यूज हो रहा होता है। बाय यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज डिजाइनर्स कैन क्रिएट डेप्थ, जो डेप्थ डालने के तौर पर, जाहिर सी बात है अब यहाँ पर तो रोशनी आ रही है, और यहाँ पर हम डेप्थ डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा करीब करीब जितना हो सके हम डॉट लगाएंगे, क्योंकि डॉट से भी डिजाइन बना होता है, लाइन से भी डिजाइन बने होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हाईलाइट फोकल पॉइंट्स के तौर पर हम गाइड द व्यूअर अटेंशन के तौर पर यूज हो रहा होता है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मेरे पास इमोशंस ऑफ वैल्यू आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास हाई कंट्रास्ट है, जिसमें उसका हम देखते हैं फीलिंग क्या, लाइट वीएस डार्क। अच्छा बेटा अब यहाँ पे इमोशंस को हम देखते हैं, वैल्यू के देख रहे हैं। अब बेटा आगे ना सिंपल आपके 5 से 6 टॉपिक आ रहे हैं, उसमें सिर्फ डेफिनेशन है। अब उसमें आपका ब्रीफ में इतना डिटेल नहीं है, आपने अब 10 मिनट्स तक इंशाल्लाह आपकी क्लास वाइंड अप हो जाती है। हाई कंट्रास्ट को हम देखते हैं कि ड्रामा, ठीक है, आपका बोल्डनेस, आपका इंटेंसिटी, आपका क्लियरिटी, आपका एम्फेसिस के तौर पर यूज है। अब लो कंट्रास्ट को हम देखते हैं ना, तो इसमें बेटा आपका सॉफ्टनेस, आपका सब्सटेलिटी, उसके बाद आपका कामनेस, आपका जेंटलनेस, आपका हार्मनी के तौर पर यूज आ रहा है। अब डार्क वैल्यूज में देखा जाए तो माइस्ट्री है, सीरियसनेस है, आपका डेप्थ आ रहा है, हेवीनेस आ रहा है, मोडीनेस आ रहा है, इंटेंसिटी आ रहा है। उसके बाद लाइट वैल्यू में अगर हम देखें तो आपका एयरनेस आ रहा है, सॉफ्टनेस आ रहा है, ओपननेस आ रहा है, लाइटनेस आ रहा है, इनोसेंस आ रहा है, आपका डेलिकेसी आ रहा है। अब ग्रेडियंट्स को देखा जाए तो आपका ट्रांसिशंस आ रहा है, प्रोग्रेशन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, आपका फ्लैटिटी आ रहा है, आपका कम्प्लेक्सिटी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैट वैल्यूज को देखा जाए तो सिंप्लिसिटी आ रहा है, आपका क्लैरिटी आ रहा है, आपका आपका जो है मोडालिटी और मिनिमलिज्म आ रहा है। तो ये इमोशंस आपने सारे अच्छे तरीके से देख लेने हैं। अब यहाँ पर बेटा आपके प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन में हम देखें ना, तो हम ना जो पिक्चर होती है, इमेज होती है, ये आपका समझने वाला टॉपिक है। इसमें बेटा यहाँ पर ना अगर मैं यहाँ पर डिजाइन बनाऊं, यहाँ पर ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ना हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट किस्म के हमने चले 4 सर्कल बना दिए। अब ये बैलेंस है, ये क्या है, ये देखेंगे बैलेंस है। अब यहाँ पर अब ये इनकी 3 टाइप है बैलेंस की। तो बैलेंस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट, जो कि वेट यूज कर रहा होता है विद इन अ कंपोजिशन के अंदर। अब आपके सिमेट्रिकल बैलेंस में होती है होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बोथ साइड्स में। तो अगर हम देखें तो इसके दोनों साइड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपका ना एसिमेट्रिक बैलेंस आ रहा है, जो कि अनइवन होता है। अनइवन का मतलब पता क्या होगा,
अनइवन का मतलब ये होगा कि आपका ना एक पेज है ना, तो पेज में हमने डिजाइन बनाया हुआ है, यहाँ पर एक आपका छोटा सा सर्कल और यहाँ पर एक दूसरा सर्कल एक बड़ा सा लगा लेते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लगा लेते हैं। इसको हम कुछ भी मैचिंग कर सकते हैं, हम उसको स्टोन मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसका लाइक वाइज कि आपका 10 वेट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका आपका 10 वेट आ रहा है, इसमें आपका 20 वेट आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका बेटा 40 वेट आ रहा है। अब ये ना अनइवन है, अनइवन, ये इवन है, ये अनइवन है, लेकिन यहाँ पर जो इसका विजुअली वेट होता है वो बैलेंस्ड होता है। वो हमारे पास क्या होता है, एसिमेट्रिक बैलेंस होता है, ये इतना याद रखना है। रेटिकल बैलेंस हमारे पास ये होता है कि जो कि हमारे पास आर्ट हमने बनाया होता है, डिजाइन बनाया होता है, वो पेज के ना बिल्कुल ही हमने ना सेंटर में बनाया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम बनाते हैं। तो अच्छा बेटा, वो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में होता है, जो सेंटर पॉइंट में होता है, अरेंज एलिमेंट्स अरेंज्ड अराउंड द सेंटर पॉइंट। अच्छा बेटा, उसके बाद फंक्शन देखने के, फंक्शन बैलेंस क्रिएट्स स्टेबिलिटी एंड प्रीवेंट्स एनी सिंगल एलिमेंट फ्रॉम ओवरवेलमिंग द डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंट्रास्ट को। कंट्रास्ट हमारे पास मतलब की यूज होता है, कंट्रास्ट हमारे पास यूज होता है एक डिजाइन, जब डिजाइनर बना रहा होता है ना, तो कंट्रास्ट का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी हम कोई ना कोई, हम ना जैसे अगर मैं बॉक्स की ही सिंपल बात करूँ, सिंपल मैं बॉक्स की अगर बात करूँ ना, तो बॉक्स की अगर हम बात करें, मैं बॉक्स यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे ना बॉक्स ये देखिए बन गया। अब इधर हम कोई और कलर, येलो कलर यूज कर रहे हैं, इधर ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, हम इधर ना रेड कलर यूज कर रहे हैं। अब हमें डिफरेंट यहाँ पे कलर यूज किए, इसमें ना कंट्रास्ट आया है। अब हमने जो कलर यूज करने होते हैं वो हमने यूजर की जो है ना, हम यूजर को अंडरस्टैंड में रखते हुए, यूजर के हम जो है ना, यानी कि यूजर को काफी अच्छा लगे देखते हुए, उसमें पीसफुल लगे, उसमें जो है यहाँ पर सर्टेंट होनी चाहिए आपकी तमाम चीजें। यहाँ पर जो है डिजाइनिंग करते वक्त, जब कलर करते वक्त है, तो खुसूसी तौर पर अपने यूजर का बड़ा ख्याल रखना होता है। तो बेटा उसमें अपने कंट्रास्ट शो किस तरह से करते हैं कि डिफरेंट कलर्स का आपने यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स सच एज कलर, साइज और शेप। अच्छा, फंक्शन को देखते हैं। कंट्रास्ट draws attention, highlights important areas and adds interest to design। ठीक है, उसके बाद आपका हाई कंट्रास्ट आ रहा होता है, मेक्स डिजाइन स्टैंड आउट। जो कि हाई कंट्रास्ट होता है, जो कि डिजाइन को क्या कर रहा होता है, स्टैंड आउट कर रहा होता है, एमसीक्यू। उसके बाद वाइल लो कंट्रास्ट कैन क्रिएट आपका सब्टल हार्मोनियस कंपोजिशन के तौर पर, ये भी एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। आपका एम्फेसिस आ रहा होता है। अब इसमें ये होता है कि आपने डिजाइन आर्ट देखे होंगे ना, तो उसमें ना यहाँ पे डिजाइन आर्ट देखा होगा, जैसे ना यहाँ पर ना पीछे ना पहाड़ होते हैं। ठीक है, पीछे ना डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ना पहाड़ होते हैं। और जैसे कि एक मैं यहाँ पर ना डिजाइन बना रहा हूँ, अब यहाँ पर ना आपने ना फेसेस पे जो है ना अपने फेस बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े करके। ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी बहुत बड़े बड़े करके, वो इम्फेसिस में आ रहे होते हैं कि आपने ना जो चीज आपने छोटी दिखानी होती है वो आप बड़ी ह्यूज करके दिखा देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूज करके दिखा देते हैं। और जो आपने चीज बड़ी दिखानी होती है वो आप बहुत ज्यादा जो है ना उसको शॉर्ट करके दिखाते हैं, वो एम्फेसिस। ठीक है, एम्फेसिस इज द क्रिएशन ऑफ फोकल पॉइंट टू डायरेक्ट द व्यूअर्स अटेंशन, जो कि व्यूअर्स के अटेंशन के तौर पर हमें बहुत ज्यादा, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए इतने सारे जो है आप पर्सन बना देते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े करके, तो वो जाहिर सी बात है कि यूजर्स की व्यूअर अटेंशन ले रहा होता है उसमें। फंक्शन को देखा जाता है, एम्फेसिस हाईलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डिजाइन मेकिंग इट इजियर फॉर द व्यूअर। ठीक है, उसके बाद टू अंडरस्टैंड द विजुअल हायरार्की। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास रिदम आ रहा है। अब रिदम क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप ना यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आप लाइन लगाते चले जाते हैं, लगाते चले, ये एलिमेंट्स की क्या है, रेपिटेशन है। तो ये रिदम आप लगा रहे होते हैं डिजाइन करते वक्त। अब इतने सारे लाइंस लगा रहे हैं और स्टेल लगा रहे हैं और सही लगा रहे हैं, तो आपका डिजाइन में रिदम आ रहा होता है। ठीक है, जो कि आपकी जो है यहाँ पर जो है कंफर्ट के तौर पर आपको बड़ा हेल्प करता है उसका। अच्छा बेटा, रिदम को देखते हैं। रिदम इज द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, repetition of elements to create movement and flow। अच्छा बेटा, आगे टाइप्स इसकी आ रही होती है, रेगुलर भी होती हैं, ऑल्टरनेटिंग भी होती हैं। ऑल्टरनेटिंग का पता है आपको? ये वाले
उसके बाद बेटा आपके रैंडम फ्लोइंग एंड प्रोग्रेसिव के तौर पर फंक्शन हमारे पास है रिदम गाइड्स द व्यूअर्स आई अक्रॉस द डिजाइन एडिंग अ सेंस ऑफ मोशन एंड यूनिटी। अच्छा बेटा नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिटी एंड हार्मनेस आ रहा है। यूनिटी हमारे पास क्या होता है कि हम इसको देखते हैं, इसमें बेसिकली हम ना डिजाइन को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं हार्मनी और यूनिटी को। ठीक है, जिसमें हम कलर्स का अच्छा यूज करेंगे, हम डिजाइन को बहुत ज्यादा जितना नीट एंड क्लियर हो हम उतना बनाएंगे। यूनिटी रेफर्स टू द कोहेशन बिटवीन डिजाइन एलिमेंट्स, ठीक है, creating a sense of completeness, ठीक है, completeness, while harmony is the pleasing arrangement of parts, जो कि हमें प्लीजिंग यानी कि अच्छा लगे, कंफर्ट फील हो, जो कि आप जो भी बनाएं बॉक्स बनाएं बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, तो इसमें जो है हम ना यहाँ पर जितनी भी आपकी जो है जो आपकी डिजाइन बनाएंगे ना वो जितना बेहतरीन होगा ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा यानी कि यूजर को बड़ा ज्यादा उसमें अट्रैक्टिव कर रहा होता है। ठीक है, एक आपका ना अट्रैक्टिव डिजाइन होता है, एक ना आपका अट्रैक्टिव इम्पैक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है जरा याद रख लें। एक होता है इंटरेक्टिव इम्पैक्ट। अट्रैक्टिव इम्पैक्ट भला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अट्रैक्टिव इम्पैक्ट भला क्या होता है कि जिसको देखते हैं ना तो हमें ना अट्रैक्शन फील हो रही होती है। एक होता है अटेंशन इम्पैक्ट। अटेंशन इम्पैक्ट ये होता है कि जिस आर्ट को डिजाइन को हम देखें ना अगर, तो हम उसको देखते रहते हैं, दिल करता है और देखें। ठीक है, तो उसमें इतनी ज्यादा उसमें उन्होंने एलिमेंट्स का यूज किया होता है, तो ये बस इनको छोटा सा कंसेप्ट था, ये अपने याद रखना है। अच्छा बेटे हम यहाँ पर और बाकी फंक्शन को देख लेते हैं यूनिटी हार्मनी का। To get a unity and harmony ensure that all parts of a design work well together, ठीक है, creating a cohesive and balanced visual experience, जिसमें आपके जो डिजाइन अपने एलिमेंट्स में बैलेंस होने चाहिए और आपके एक्यूरेट होने चाहिए। अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है कि प्रोपोर्शन हमारे पास ये होता है कि जिसमें साइज ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ना आपस में बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं इसमें। अब प्रॉपर प्रोपोर्शन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हार्मनी, ठीक है, एंड बैलेंस। It ensures the elements feel appropriately scaled, which affects the overall realism and aesthetic of the design, जिसमें आप ना बस यहाँ पर इतना याद रखें कि जो आपके करीब करीब एलिमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं आप, आपका ट्रायंगल हो सकता है, आपके ऑर्गेनिक शेप्स हो सकती हैं, आपकी जो है नेचुरल शेप्स हो सकती हैं इसमें। आगे मूवमेंट ये होती है कि जिसमें हम ना व्यूवर की जो आई होती है ना उसके तौर पर हम जो है ना डिजाइन बना रहे होते हैं। जाहिर सी बात है जो डिजाइनर होता है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो उसने जो भी डिजाइन बनाना होता है वो यूजर और व्यूवर को देखते हुए बनाना होता है, कि वो जो भी डिजाइन बनाए वो देखने वाले को अच्छा लगे, रियलिस्टिक लगे, बहुत ज्यादा वो जो है ना वो लाइक करे उस डिजाइन को। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक करे, तो वो इस चीज का बड़ा ख्याल करा होता है जिसमें वो मूविंग एलिमेंट्स का बनाता है। जैसे अगर हम बर्ड्स बना लेते हैं ना डिफरेंट किस्म के, हम जैसे यहाँ पर ना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इधर हमने बर्ड्स बना दिए और ये मूव करते हुए हमें दिख रहे हैं, तो ये बड़ी रियलिस्टिक जो है ना आर्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये ग्रुप्स आपस में ग्रुप्स में जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर डिजाइनर का यहाँ पर मूवमेंट के तौर पर भी जो है वो डिजाइन बनाता है। जैसे बर्ड्स, यहाँ पर अगर बर्ड्स की शेप बनाया ना तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे बर्ड्स यहाँ से मूव करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम डिजाइन बनाते हैं तो मूवमेंट के तौर पर भी आ रहे होते हैं, फॉलो थ्रू आर डिजाइन। ठीक है, movement helps to lead the viewer through the composition, creating flow and making the design more dynamic, जो कि design बहुत dynamic लगता है। It can be achieved through lines, shapes, colors and other elements, बहुत ज्यादा हम इसका ये कलर्स एलिमेंट्स शेप्स का यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा बेटा आगे प्रैक्टिस एमसीक्यू है, ये अब नहीं मैं आपको करा रहा सोल्यूशन मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये अब आपने खुद प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं, सारे वही टॉपिक्स में से पूछा हुआ है। जैसे एक एमसीक्यू मैं आपको बताता हूँ कि जैसे द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर इज रेफर टू एज, तो ये बेटा वैल्यू था ना, मैंने आपको सारा बता दिया, बस ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, ये आपको आ जाएंगे तो ये लेक्चर में अपने कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, उसके 5 डेफिनेशन है वो करके फिर हम चलो लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अच्छा गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स, अच्छा बेटा आपका कोई इशू तो नहीं, बल्कि हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। गेस्टार प्रिंसिपल होता है कि हम डिफरेंट किस्म के ना इसमें एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे ट्रायंगल है, आपका सर्कल है, ठीक है, आपका जो है रेक्टेंगल है। अब इसमें डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स का यूज करते हुए एक डिजाइन एक आर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी अगर डिटेल में देखते हैं,
अच्छा बेटा, आपकी ना एक प्रोक्सिमिटी जो है ना डिजाइन होता है, प्रोक्सिमिटी डिजाइन वाला क्या होता है इसकी हम देखें। अब यहाँ पर देखें ना, अगर हम ये वाली इसकी पिक्चर को देखें, इसमें ना हमारे में ना ये रोज में ना नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमने अगर एक जो व्यूअर की आई होती है ना, जो हमारे पास जो व्यूअर होता है, यूजर होता है, वो देखता है ना, जो हमारा जो माइंड है ना, वो जो इमेज होती है ना, वो अपने हिसाब से यानी कि जल्दी जो है कैलकुलेशन कर रहा होता है। अगर हम इसको देखें ना, इसमें हमें ना ये तकरीबन कोई 6 को रोज फौरी तौर पर हमारा माइंड जो है क्लिक कर रहा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ना कोलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोक्सिमिटी में आ रहा होता है। प्रोक्सिमिटी रेफर्स टू द tendency to group elements that are close to each other when atoms are positioned near one another they are perceived as part of a group। जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, वो प्रोक्सिमिटी में हमारे पास आ रहा होता है। एप्लीकेशन देखते हैं कि दिस प्रिंसिपल इज widely used in layout design। designers use proximity to create relationships, ठीक है, between elements विदाउट यूजिंग एक्सप्लिसिट लाइंस और बाउंड्रीज। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने को बता दिया है कि वेबसाइट लेआउट हो गया हमारा, टेक्स्ट इमेजेस हो गया, आइकन्स हो गया, डाटा स्पेस क्लोजली आर परसीव्ड एज रिलेटेड कॉन्टैक्ट हो गया। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास सिमिलैरिटी और ये सिमिलैरिटी में बोला क्या है कि हमने डिफरेंट किस्म के ना प्रोडक्ट्स डिजाइन को, हमने जो है ना प्रोडक्ट्स को आपस में ना मिक्सअप किया हुआ है। अब देखा जाए तो ये हमें ना 6 रोज में जो है ना हमें लाइंस शो हो रही हैं। देखा जाए ना, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये आपकी तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। अबे ये सिंपलिसिटी में और होता है, ये बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं एक दूसरे से। अच्छा बेटा, यहाँ पर सिंपलिसिटी यही क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट्स दैट लुक सिमिलर, ठीक है, जो सिमिलर लग रहे होते हैं, अगर वो अरेंज होना एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो तो एक लाइन को शो कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बेटा यहाँ पर इसके अलावा इन टर्म्स और शेप हो सकती है, साइज, कलर और टेक्सचर का हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन है कि दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन इंटरफेस डिजाइन टू मेक सर्टेन एलिमेंट्स स्टैंड आउट। फॉर instance buttons in the same color signify that they share the same functionality। अब हम सिमिलैरिटी को देखें तो यूजिंग सिमिलर शेप्स फॉर आइकन्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इन अ मोबाइल ऐप। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी सिमिलैरिटी होती है इसमें। और आगे कंटिन्यूटी हमारे पास है। कंटिन्यूटी ये होता है कि हमारे पास ना इसमें ये कंटिन्यूटी, अब देखें डो से ना ये एक ना हमारे पास आर्ट बना हुआ है, तो ये कंटिन्यूटी है। अब डिजाइनर बनाता है ना कोई भी डिजाइन, तो वो कंटिन्यूटी बनाता चला जाता है, बनाता चला जाता है, तो ये ना एक आर्ट बन जाता है। एज अ स्नेक के तौर पर आप इसको देखें, तो ये हमारे कंटिन्यूटी के तौर पर डिजाइन बने होते हैं। अब इसमें continuity suggests that elements arranged in a line or curve are perceived as related. The eye naturally follows lines and paths even if they are interrupted। Application देखें तो this principle helps in creating a flow, ठीक है, guiding the user's eye through a design, ठीक है, in brochures or web pages. Text and images are often aligned along a curve or a straight line to create a sense or harmony and guide reading। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे मूव कर लेते हैं। कंटिन्यूटी हमने देख लिया कि जिसमें कंटिन्यूटी हमारे पास जो है ना हम डिजाइन बना रहे होते हैं। अब क्लोजर में देखा जाए ना, तो ये हमारे पास ना क्लोज है। अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर ना हमने ना 4 सर्कल नहीं बनाए हुए बल्कि, ठीक है, अगर हम इसको देखें ना तो हमें ये 4 सर्कल बन रहे हैं और यहाँ पर स्पेस नजर आ रही है। अगर आप गौर करें ना तो ये आपको एक बॉक्स नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, ये ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना, तो ये क्लोजर आपका प्रिंसिपल आ जाता है गेस्टाल्ट में। कि जो चीज ना हमने जो हम माइंड हमारा फौरी तौर पर क्लिक कर देता है कि ये एक आपकी नेगेटिव स्पेस ना एक बॉक्स ना आपको शो कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्लोजर रेफर्स टू आवर माइंड्स एबिलिटी, ठीक है, टू परसीव अ कंप्लीट शेप। हमारा माइंड कंप्लीट शेप को जो है वो देख रहा होता है, इवन इफ इट इनकम्प्लीट। क्योंकि ये अगर देखा जाए ना, तो बॉक्स हमारे पास लाइन अगर मैंने जोड़ी है तो फिर बॉक्स कुछ लग रहा है, अदरवाइज ये बॉक्स नहीं था, नेगेटिव स्पेस थी। लेकिन हमारा माइंड शेप को ना पिक कर रहा होता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को यूज करते वक्त हम जो है शेप बना देते हैं। द माइंड फिल्स इन मिसिंग पार्ट्स टू क्रिएट अ होल इमेज। ठीक है, जो मिसिंग पार्ट होते हैं उसको इग्नोर कर देता है या उसको उसके तौर पर वो इमेज को क्रिएट करता है। गस्टाल्ट का डिजाइन का नाम बड़ा यूज है डिजाइनिंग के आर्ट में। ठीक है, डिजाइनर इस चीज का भी बहुत ख्याल रखता है। अच्छा बेटा, आगे एप्लीकेशन को देखा जाए तो डिजाइनर्स यूज दिस टू क्रिएट लोगोस। लोगोस को तो बड़ा यूज होता है। आप देखेंगे ना लोगोस, लोगोस को देखेंगे ना तो वो कंप्लीट लोगो होता है। ठीक है,
तो उसमें जो हमारे पास बैकएंड होता है ना वो भी शो हो रहा होता है इसमें। तो सिंबल्स दैट आर मेमोरेबल, इट सेव स्पेस एंड क्रिएट्स अ क्लीनर लुक while engaging viewer in a complex completing the image mentality। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास लोगो के तौर पर यूज हो रहा था। अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड क्या है? ये देखें, अगर मैं आपने इस डिजाइन को आर्ट को देखें जरा, 1 मिनट में दे रहा हूँ, ये देखें। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ इसमें ना, ये अगर ये जो ब्लैक कलर से इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ, अब देखें ये ना एक पत्ते किस्म की जो है ना, इसकी आपको ना यहाँ पर डिजाइन शो हो रहा होगा। अगर आप व्हाइट स्पेस को देखें ना, तो इसमें भी तो आपको पत्ते किस्म का डिजाइन शो हो रहा है, वाइस वर्सा। तो एक इमेज को देखा जाए तो भरी हुई तो ब्लैक कलर में है। अब जो व्हाइट कलर है वो नेगेटिव स्पेस है, यानी कि वो हमारे पास जो है फ्री स्पेस है। तो वो हमारे पास, लेकिन उसको भी देखा जाए तो वो भी है कि हमें इमेज शो हो रही होती है। ये होता है हमारे पास फिगर ग्राउंड। ठीक है, तो फिगर बनी होती है ग्राउंड जो है स्पेस में भी। ग्राउंड स्पेस कौन सी? नेगेटिव स्पेस, फ्री space। अच्छा बेटा, this principle describe the relationship between a figure and the background, take a ground। तो our eyes tend to separate objects from their surrounding background, क्योंकि हमारा माइंड, अगर हम इस इमेज को देखें ना पहली बार, तो ये हमें ना जो ब्लैक कलर में है, ये हमें जो है ना ये शो हो, ये हमें ना माइंड क्लिक कर रहा है कि ये हमारे पास जो है ना लीव है, ठीक है, पत्ते हैं। अब हम जरा इस पर फोकस डालेंगे, फोकस डालेंगे तो हमें बैक हैंड में भी जो है ना ये भी तो पत्ते ही शो होंगे ना व्हाइट कलर में। ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास ना जो हमारा माइंड होता है ना, पूरी कंप्लीट शेप को बैकग्राउंड के साथ देख रहा होता है। एप्लीकेशन, अब हमारे जो कैमरे होते हैं, कैमरे में भी तो फोकस मारते हैं, तो हमारे पास पीछे जितनी भी इमेजेस होती हैं वो या तो ब्लर हो जाती हैं, अगर हमने जरा करीब से हमें व्यू करना हो, नहीं तो पिछले वाली हमें नजर आती हैं, और हमारी करीब होती है वो हम उसको जो है ब्लर हो जाती हैं। इस तरह से होता है ना। एप्लीकेशन को देखा जाए, इट इज यूज टू ड्रा अटेंशन टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन अ डिजाइन। डिजाइनर्स कैन मेक एलिमेंट्स स्टैंड आउट, जो कि मेरे पास जो है स्टैंड आउट, और क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ बाय केयरफुली चूजिंग फिगर ग्राउंड कंट्रास्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है डिजाइनर इस एप्लीकेशन अपने याद रखना है। इसमें एग्जांपल है कि फोटोग्राफी यूजिंग अ ब्लर्ड बैकग्राउंड मेरे पास आ रहा है, तो इसमें ये है। अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। मेरा ख्याल है कि शायद वन टैप ही होने लगा है। हाँ जी, बस 3 टॉपिक हैं आपके, उसके बाद आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो हम नहीं करेंगे, वो आपने करने हैं, ठीक है। बस ये वन टैप होने लगा। सिमेट्री एंड ऑर्डर। सिमेट्री एंड ऑर्डर को देखा जाए ना, तो आप इस आर्ट को ना, डिजाइन को देखें जरा 1 मिनट। अब मुझे बताएं, ये एप्पल है या एप्पल के अंदर भी कोई और इमेज शो हो रही है? अगर गौर से देखें ना, तो इसमें ये आपको फेस नहीं शो हो रही, ये फेस शो हो रही है ना आपको? फेस शो नहीं हो रहा, ये फेस शो हो रहा है ना। तो ये बेटा हमारे पास होता है सिमेट्री एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलिमेंट्स दैट आर symmetrical or orderly are perceived as coherent। Our minds prefer organized and symmetrical visuals। कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो शेप को देख रहा होता है, वो बैकग्राउंड को भी देख के फिर जो है ना वो इमेज को हमें सेलेक्ट कर रहा होता है माइंड में। ठीक है, एप्लीकेशन को देखा जाए, दिस प्रिंसिपल इज ऑफन यूज्ड इन लोगो डिजाइन के लिए तौर पर यूज होता है, लेआउट्स तक टू क्रिएट बैलेंस एंड प्लेसिंग स्ट्रक्चर के तौर पर। अब एग्जांपल के तौर पर सिमेट्रिकल लोगो के तौर पर हम इसको यूज कर रहे होते हैं टू प्रोसेस एंड ऑफन परसीव्ड एज मोर प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्थी। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन फेट। कॉमन फेट में ये होता है कि हमारे पास ना, हम देखें ये एक हमारे पास डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं, तो ये एक मिलकर ना ग्रुप बना देते हैं। अब ये हमारे पास जो है फिशेस हैं, ये मिलकर एक ग्रुप बना देती हैं। हमें पता लग रहा है कि ये मूव कर रही है, ये जो बर्ड्स हैं ये हवा में मूव कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारे कॉमन फेट में आ रहा होता है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फेट जस्ट दैट एलिमेंट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड परसीव एज अ ग्रुप। कि सेम डायरेक्शन में हमारे पास जो है ना एनिमल्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ना वो क्या हो रहे होते हैं, हमें जो है ना वो मोमेंट फील होती है, वो ग्रुप में जा रहे होते हैं। Principal application important that this is particularly relevant in animations and interactive designs where multiple elements may move together to indicate a connection। हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल को, तो मल्टीपल एरोस हो सकते हैं हमारे पास, जो है बर्ड्स है, मैंने आपको बताया, शिप्स हैं, इस तरह से। अब बेटे लास्ट हमारे पास टॉपिक है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है? अब इसके इमेज को देखते हैं। पैरेललिज्म हमारे पास ये होता है कि अब ये देखें, सेम और इक्वल साइज में ना हमारे पास ये ना
हमने इसको किया है ना, तो हमें ये इतना तकरीबन 4 रोज शो हो रही हैं। ये हमें ना 3 कॉलम शो हो रहे हैं। ये हमारे पास देखा जाए तो इस तरह से मैं एक पैरेललिज्म को शो करा होता है, जो कि इक्वल हमारे पास होती हैं इमेजेस आपस में। पैरेललिज्म इन्वॉल्व्स अलाइनिंग एलिमेंट्स इन अ वे दैट मेक्स देम सेम रिलेटेड लाइंस और ऑब्जेक्ट मूविंग इन पैरेलल एंड ग्रुप टुगेदर, ठीक है। used to create harmony, ठीक है, and follow in complex design with many elements। एग्जाम्पल के तौर पर रोड साइंस होते हैं हमारे पास। रोड साइंस इसी तरह के तो होते हैं हमारे पास, एरो डले होते हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल एरोज इंडिकेट डायरेक्शन एंड आर ग्रुप visually to make information clearer। एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं कि हमारे पास ना गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, लोगों के तौर पर बड़ा यूज है इसका यूजर इंटरफेस डिजाइन में, और आगे लोगों के तौर पर यूजर इंटरफेस डिजाइन के तौर पर, और एडवर्टाइजिंग हम जो कर रहे होते हैं ना उसके तौर पर हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा लेक्चर अवेयरनेस टेस्ट के तौर पर बेटा यहाँ पे आपको इसलिए दिया गया टॉपिक कि आप एनालाइज कर सकें, ठीक है। आप विजुअल प्रॉब्लम्स हो हैं उनको सॉल्व कर सकें, खुद से आर्ट डिजाइन कर सकें, आपको पता लग जाए ये कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आपने बकायदा आर्किटेक्चर में आपने आर्ट बनाने, बिल्डिंग के डिजाइन बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे इन तमाम प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखते हुए।